ठीक है ना। ये थोड़ा हम लोग देखो, अब हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी थोड़ा देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एडवांस तरीके से बताया। हमारा 90% क्वेश्चन इस फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो, यहां पर कुछ फिगर है, मैं एक एक का नाम लिखूंगा, इसके बारे में डिटेल जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताना और इमीडिएटली बताना। फिगर वन देखो। फिगर वन क्या बता रहा है हमें कि इसको, ये यू जीरो है, यू जीरो मतलब रेस्ट पे था पहले, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, मैंने फोर्स अप्लाई किया लेकिन फिर भी फाइनल वेलोसिटी जीरो ही है। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? कोई एक आदमी बताओ अपने से, एनीवन। सर वो अपने जगह पे बैठ मतलब इनर्सी ऑफ रेस्ट। ओके, तो ये बॉडी रेस्ट पर ही है, इसका मतलब मैंने फोर्स तो लगाया लेकिन ये फोर्स इसका स्टेट को चेंज नहीं कर पाया। ट्रू। तो वो फोर्स उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर। एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? अप्लाई हमने किया तो एप्लीकेबल है, उसकी वजह से चेंज नहीं हुआ। सिंपल। सो बॉडी में सिंपली हाँ बोल तो सकता हूं काम रिमेन, नहीं होगा। रिमेन एट रेस्ट, और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं फोर्स ट्राइंग टू चेंज द स्टेट। करेक्ट। अब यस अरिंदम बताओ मुझे सेकंड वाला फिगर में क्या हो रहा है? अरिंदम, सर चेंज हो रहा था, इनर्सी ऑफ मोशन हो रहा था, चेंज हो रहा इनर्शिया, था। इनर्शिया नहीं, सिंपल बात करो कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने की वजह से मोशन में आ गया, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, इसका मतलब बॉडी मोशन पे आ गया, यस सर। बॉडी स्टार्ट इन मोशन। और यहां पर मैं बोल सकता हूं फोर्स चेंज द स्टेट। ट्रू। थर्ड वाला बरखा बताओ क्या हो रहा है? सर ऑब्जेक्ट मोशन में तो था पर उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया गया। वेरी गुड, करेक्ट। ऑब्जेक्ट मोशन में, देखो पहले से ही मोशन में था, लेकिन जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सेलरेट हो गया, सीधा सा बात है, इसमें ज्यादा इसका वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ा मतलब एक्सेलरेट हो गया, इसमें एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मैं बोल सकता हूं फोर्स एक्सेलरेट द बॉडी, द ऑब्जेक्ट। अभिजीत बताओ फोर्थ में क्या हो रहा है? सर, फोर्स उस बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके अपवर्ड, उसके उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। देन मतलब ऑब्जेक्ट सर किस डायरेक्शन में मोशन में था? वेलोसिटी हाँ, मैंने ऑपोजिट में फोर्स लगाया, एज ए रिजल्ट इसका वेलोसिटी कम हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मोशन को स्टॉप करने की कोशिश यस करता है नहीं, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं फोर्स डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड trying to stop the body। बाकी 5 और 6 नंबर फिगर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये चार जो चीज अभी हमने देखा, यही एक्चुअली फोर्स का डेफिनेशन है। इस चार एक्सपेरिमेंट को देखकर हम फोर्स का क्या डेफिनेशन लगा सकते हैं? फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स का क्या डेफिनेशन आएगा? फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से अप्लाई होता है कि नहीं? फोर्स इज एन एक्सटर्नल यस एजेंसी विच कैन पुश और पुल द बॉडी, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस मोशन और ट्राई टू प्रोड्यूस द मोशन, और यस स्टॉप द मोशन और ट्राई टू स्टॉप द मोशन। यही है ना फोर्स। फोर्स इसके अलावा और क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, तो वो बॉडी या तो मोशन में आ जाता है, या मोशन में आने की कोशिश करता है, या फिर रुक जाता है अगर मोशन में है तो, या रुकने की कोशिश करता है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो कि यहां लिखा हुआ है। यहां ध्यान से देख लो, ये जो मैंने अभी कहा तुम लोगों से,
यही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाइन में। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट in the form of push or pull which produce or tries to produce motion in a body at rest or stop or tries to stop a motion moving body which is in motion, simple ना। और सिंपली हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? फोर्स का डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, आपको पता है फोर्स का 90% में फॉर्मूला यही होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बता दो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, प्लीज कैलकुलेट। Yes, sir. So ml t minus 2. m1 l1 t minus 2, करेक्ट, चेक करके देख सकते हो। चलो अब आप लोग मुझे इसका बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा। सर न्यूटन। अगर ऐसा यूनिट हम जनरली लिखे So kg meter per square. लिखेंगे, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिखेंगे मीटर So meter per second square. सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और अगर सीजीएस में लिखेंगे तो फोर्स के लिए हो जाएगा ये ग्राम, एक्सेलरेशन का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाइन, करेक्ट, ठीक है। सो किलोग्राम, न्यूटन and dyne. What is the relation between Newton and dyne? This is the first question. Second, what do you Sir, mean 10 by to the Newton sir, and what do 10 you to the mean by 5. Dyne? Sir, 10 to the power of 5. कैसे आता है Yes. ये एग्जाम में पूछेगा, यूनिट एंड डायमेंशन कन्वर्जन में, ठीक है, कैसे यस सर। Yes, sir. पावर 5 ये भी पता होना चाहिए आप लोग। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5 डाइन, ये याद रखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 न्यूटन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज what do 1 you mean by 1 न्यूटन? 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन सर आइजैक न्यूटन नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स से क्या समझते हो, क्या बताओगे? अंकिता क्या बताओगी? बहुत आसान होता है फिजिक्स में डेफिनेशन बताना। यस सर। फिजिक्स में डेफिनेशन बताना आसान क्यों है, देखो फोर्स अगर मैं 1 ले रहा हूं न्यूटन में, तो मुझे सर 1 तो केजी लेना होगा, और एक्सेलरेशन को भी मुझे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड। क्या मैं कह Yes. सकता हूं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन is that force व्हेन इट इज अप्लाइड which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. Yes or no? यस सर। सिंपली। और इसके बाद हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं डाइन के बारे में पूछूं तो आप लोग बता दोगे आराम से? Yes, sir. क्या होगा बरखा बताओ? Sir, 1 dyne is the force which produce an acceleration of 10 to the power of 5, 10 to the power of 5 centimeter second square in a body of mass 1 kg. नो, Sir, मैं बताऊं? that's wrong. Sir, बोलो। So one dyne is that force which produces an acceleration of 1 centimeter square centimeter per per square second in a square. body of 1 gram. Correct. In a body of 1 gram. Correct. यस।
ये अगर सीजीएस में है तो मास को भी सीजीएस में बोलोगी, क्यों 10⁵ आएगा, और एक्सेलरेशन को भी सीजीएस में बोलोगी तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल, सिंपल समझो एकदम, बहुत आसान है डेफिनेशन लिखना। क्लियर ना, ये समझ में आ गया, डाइन न्यूटन वगैरह वगैरह, ये सिंपल सा चीज है। अब नेक्स्ट जो है वो है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। सो जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मास जनरली स्केलर रहेगा, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है नहीं। एक्सेलरेशन मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, x component of acceleration, y component of acceleration and z component of acceleration. तो यूजिंग दिस टू फॉर्मूला, अगर हम लोग इसको यहाँ ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, AY AYJ AZ। अब ये m क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये m इंटू AX हो जाएगा, m इंटू AY हो जाएगा एंड m इंटू AZ हो जाएगा। नाउ मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो मैं इसके जगह क्या सिंपली बोल सकता हूं, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसके जगह बोल सकता हूं फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और इसके जगह कह सकता हूं फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। सो दिस इज सिंपल द वेक्टर फॉर्म, जो इतने दिनों से हम देखते आ रहे हैं, हर चीज का वेक्टर फॉर्म। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डायरेक्टली डायरेक्टली भी लिखोगे एक ही बात है, कहां से आया मैंने बता दी। क्लियर, बोलो कोई क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा चीज था। नेक्स्ट आ जाओ। सर वो तो -I और -J भी हो सकता है सर, आपको कैसे पता चला कि सर वो पॉजिटिव में ही I होगा? IJK ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखना, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इन जनरली द वैल्यू ऑफ IJK विल चेंज बाय द साइन ऑफ दिस AX, साइन ऑफ दिस AY, साइन ऑफ दिस AZ। वेक्टर फॉर्म में I को आप +I -I नहीं लिखते हो, उसके सामने है, अगर वो प्लस है इसका मतलब वो प्लस एक्स एक्सिस है, अगर वो माइनस है इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। आई को पहले से प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता, समझ में आया? क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड है, हम लोग IJK को ऑलवेज ऐसे ही लिखते हैं। अब मान लो AX जो था वो मेरा -5 था, तो मैं ये AX के जगह -5 जैसे ही बैठाऊंगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। सो नेक्स्ट जो है हमारा, फोर्स का डायरेक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, और बेटर टू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स। फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव जनरली हम लोग नहीं बताते, वैसे एक स्पेशल केस है जहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, होता है रिपल्शन, अगर होगा तो वो फोर्स हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना, पॉजिटिव फोर्स होगा, स्पेशली फोर्स बिटवीन टू, बेटर टू से ऐसे नहीं लिख के मैं लिख देता हूं, फोर्स, पॉजिटिव फोर्स का मतलब सिंपली याद रखो रिपल्शन, और नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन। ये हमारा क्लास 12 में काम में आएगा, अभी नहीं आएगा काम में। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा वहां पर ये काम में आएगा। जब दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है,
तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वक्त जो फोर्स काम में आएगा ये मेरा नेगेटिव फोर्स हो, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हो, लाइक चार्ज एक दूसरे को धक्के देते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो रिपल्शन होता है। इस केस में जो फोर्स होता है वो मेरा वो पॉजिटिव होता है। ये इसका ऐसे डायरेक्शन कन्वेंशन पकड़ा जाता है, पहले से ऐसे ही यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम भी ऐसे ही यूज करते हैं। ये जनरलाइज केस है। ओके, एनी क्वेश्चन? फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? चलो, अगर लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज हम लोग थर्ड लॉ की तरफ जा रहे हैं। तो ये फिगर 1 दिख रहा है सबको। यहाँ पर एक बंदा तुम्हारे स्कूल का एक्सपेरिमेंट करने निकला था, साइंटिस्ट बनने। एक बोतल में हाई प्रेशर में इसने पानी को भरा, और अचानक से जब इस पानी को छोड़ा तो क्या हुआ? तो ये एक्सप्लेन करेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट यहां से आगे की तरफ भाग गया, बोतल हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, और ये जितने फोर्स से आगे गया, मैं इसको फॉरवर्ड लिख रहा हूं, फोर्स फॉरवर्ड, उतने ही फोर्स ये पीछे की तरफ अप्लाई किया, दैट इज बैकवर्ड। और ये बंदा उस फोर्स को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ गिर गया। क्लियर? यही प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा रॉकेट, है ना। ये दिवाली वाला रॉकेट हो या इसरो वाला रॉकेट हो, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसके अंदर से ये जो फ्यूल है ये बहुत ही फोर्स से नीचे की तरफ निकलता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि जितना नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है उसका ऑपोजिट फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई होगा, और उतना ही फोर्स के साथ ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। फिगर नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ मत दीजिएगा ये। फिगर 3 में देख रहे हो कि एक बंदा जो है वो एक नाव से जंप कर रहा है साइड पे। तो जंप करते वक्त क्या हो रहा है हमारा, अगर ये फोर्स अप्लाई करके सामने कूद रहा है उतना ही फोर्स इस बोट पे लग रहा है और बोट पीछे की तरफ भाग जा रहा है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को देख के न्यूटन के दिमाग में जो आया था, आपके दिमाग में भी वही आ रहा है? यस और नो? हाँ सर, हाँ। बस हाँ सर, आ वही रहा वो कहते हैं कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में काम आता है। न्यूटन ने क्या कहा, इस सारे एक्सपेरिमेंट को देख के न्यूटन के दिमाग में एक साधारण सी बात आई कि फोर्स कभी अकेला काम नहीं करता। फोर्स जब भी लगता है तो पेयर में लगता है। लगता है फॉरवर्ड तो एक बैकवर्ड, ये ऑलवेज होता है। तो उन्होंने इसको फॉर्मुलेट कैसे कर दिया, सुन लो। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ऑपोजिट का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? रियल लाइफ में हम लोग बहुत एग्जांपल देखते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। सर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मतलब? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसका मतलब तुम अपना अभी अपने हाथ को धीरे से, आसपास अगर दीवार हो उसमें धीरे से मारो। चलो सबको ही करो ऐसा। अपने आसपास अगर कुछ दीवार है उस पर अपने हाथ को आस्ते से मारो, और थोड़ी देर बाद फिर से जोर से मारो। किसमें ज्यादा दर्द होगा? ऑब्वियसली सर, सेकंड वन। अच्छा, कोई करके देख रहा है क्या? करके मत। नहीं सर, कर चुके हैं। ऑब्वियसली सब बात है, सेकेंड टाइम आप जब जोर से मारोगे तो आपको जोर से दर्द होगा ना, वही तो उसका मैग्नीट्यूड है। आप जितने जोर से एक्शन करोगे उतने ही जोर से रिएक्शन मिलेगा, तो आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब समझ में आया अंकिता? अगर धीरे से फोर्स लगाओगी तो धीरे से रिएक्शन मिलेगा, जोर से फोर्स लगाओगी तो जोर से रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन है, आप मार रहे हो दीवार को, दीवार आपको मार रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर। सो देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पॉइंट करने वाली बात जो है वो नीचे लिखी गई है, एक एक को ध्यान से सुनो। पहला बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी, the second body also exert an equal and opposite force on the first body. अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर लगा रहा हो।
जैसे कि यहाँ देख रहे हो आपको फिगर नंबर 3 में देखो, ये फर्स्ट बॉडी है हमारा इंसान, ये फोर्स लगा के सामने की तरफ कूदना चाह रहा है, तो उतना ही फोर्स ये बोट भी उसके ऊपर लगा रहा हो, ठीक है ना। जितना फोर्स हमने बोट पे लगाया उतना ही फोर्स बोट ने भी हम पर लगाया। सर से हमने दीवार को मारा उतना ही फोर्स से दीवार ने भी हमको मारा, ठीक है। बोलो। सर अगर एक ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और सर एक कम तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इस प्लेनेट पे हो ही नहीं सकता, अर्थ पे कभी नहीं हो सकता। न्यूटन का लॉ जो है ना ये बेंचमार्क है, इसके अलावा अगर हो रहा है दूसरा, अगर उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स एक्सटर्नल है, बाहर से आ रहा है, उस बॉडी की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब इसका एक्सेप्शन हम सर लोग अगर हम सर अगर हम एक बॉटल को जोर से फेंकेंगे तब तो सर वो गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा, समझा नहीं मैं, फिर से बताओ। सर मतलब अगर आप सर आप अंकिता को बोले कि दीवार को मारने के लिए सर, अगर हम एक बाहर पानी से भरा हुआ बॉटल को सर अगर ऐसे हम मारेंगे सर वो तो गिर जाएगा। हाँ, सर एक का मैग्नीट्यूड, सर मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ उसका मैग्नीट्यूड कम हुआ तो सर तो वो वो गिर रिजिड जाएगा। बॉडी नहीं है ना, वो रिजिड बॉडी नहीं है। तुमने सपोज करो तुमने उसको 100 न्यूटन फोर्स से मारा, चलो मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ रहा हूँ। मैंने एक बोतल पे अपना 100 न्यूटन फोर्स खर्च किया, तो तुम बोल रही हो कि ये 100 न्यूटन फोर्स तो मेरे हाथों पे नहीं दे रहा है, ये तो गिर जा रहा है, यही है ना क्वेश्चन, सही समझा मैं, करेक्ट ना। यस सर। तुमने इस पे 100 न्यूटन फोर्स दिया, लेकिन तुम्हारा 100 न्यूटन फोर्स का सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स ही इस पे जैसे ही लगा था, उतना फोर्स लगते ही ये गिर गया। और जैसे ही इसको 1 न्यूटन फोर्स लगा, इसने भी 1 न्यूटन फोर्स तुम्हारे हाथ पर लगाया, लेकिन उतना ही टाइम के अंदर ये गिर गया। अब इस बोतल को ले जाओ और दीवार के साथ इसको एकदम चिपका दो, और फिर इसको 100 न्यूटन फोर्स के साथ मारो, तो ये भी तुमको 100 न्यूटन फोर्स के साथ मारे। यस और नो, क्लियर ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई किया तो सब इस पे लग गया। उससे पहले अगर ये गिर जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, टूट जाता है, तो उतना फोर्स आपके हाथों पर नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं थर्मोकॉल के दीवार को अगर जोर से मारूं, हिंदी मूवी में जो होता है, मूवीज में हीरो ना दीवार को तोड़ के गिर जाते हैं, तो वैसे थर्मोकॉल के दीवार को अगर मैं जोर से मारूं तो थर्मोकॉल का दीवार टूट जाएगा, उतना फोर्स मेरे हाथों पर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले ही वो डिफॉर्म हो गया। क्लियर ना। टोटल फोर्स तब लगता है जब वो बॉडी रिजिड हो, वो मूव ना करता हो, तब। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एप्लीकेशन है, हम कभी भी स्लिपरी सरफेस पे नहीं चल पाते। अगर किसी को बोला जाए कि स्नो के ऊपर है ना बर्फ जमा हुआ है, कहीं कीचड़ है, कहीं उस पे आप चलो, तो आप उस पे स्लिप कर जाओगे, आप चल नहीं पाओगे। क्योंकि हमें चलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो इस फिगर में, चलने के लिए क्या होता है, हम इधर ऑपोजिट साइड में अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं चलते वक्त, उतना ही फोर्स हमें रिटर्न मिलता है, एज ए रिजल्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये स्लिपरी हुआ तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना लगा ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही हमारा पैर स्लिप कर जाएगा और हम गिर जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके अलावा स्विमिंग भी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। रॉकेट का लॉन्च ये भी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन जितना हम लगा रहे हैं उतना ही रिएक्शन हमें मिल रहा है। जो अभी मैंने कहा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस, सैंड नहीं हो, ओके, बालू पर क्यों नहीं चल पाएंगे, ठीक है, आइस होगा। क्लियर ना, ये सारी चीजें समझ में आई। इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, एक बार देख लेंगे। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ समझ में आया, ये पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्स इन नेचर ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। ये जो मैं कह रहा था अभी, फोर्स जो है ना नेचर में कभी अकेला नहीं कभी काम आता है, फोर्स हमेशा पेयर में काम आता है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स ही नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। न्यूटन का लॉ बहुत सिंपल होता है, येट इट इज वेरी इफेक्टिव।
नेचर में कोई भी सिंगल फोर्स नहीं है। जब भी फोर्स प्रोड्यूस होगा पेयर में ही होगा, अकेला फोर्स होगा ही, जरूर वहां पे दूसरा फोर्स कर रहा होगा, भले आपको दिखे ना दिखे, बट है। जैसे मैंने बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी था, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमेशा कोई भी फोर्स आप देख लो, आप लोग को मैंने टारगेट दिया होमवर्क, आज सारा दिन ढूंढो, ऐसे मुझे ढूंढ के लाके बताओ कि कहां पर एक आइसोलेटेड फोर्स दिख रहा है जिसका ऑपोजिट फोर्स ना हो। सर आइसोलेटेड फोर्स मतलब? आइसोलेटेड मतलब अकेला, ऐसा फोर्स जो पेयर में ना हो, इसका ऑपोजिट पेयर ना हो, ऐसा फोर्स ढूंढ के लाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, एनी एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने गीता को कहा कि अपने हाथों को क्या करो, दीवार पर अगर जोर से मारोगी तो तुम्हें जोर से उसका रिएक्शन मिलेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट्स ऑल। एंड द लास्ट पॉइंट इज action and reaction never act on the same body. This is also very important point. Action और reaction कभी भी एक ही बॉडी पर काम नहीं करते हैं, ये दो अलग अलग बॉडी पर काम करते हैं। अगर एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन दोनों हो जाए तब तो उस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो तो इक्विलिब्रियम में रह जाए। जैसे अंकिता ने अपना हाथ को दीवार पे मारा, तो एक्शन कहाँ हुआ अंकिता? दीवाल दीवार पर एक्शन हुआ, दीवार पे। और रिएक्शन कहाँ हुआ? हमारे हाथ। हाथ पर। तो अगर मैं यहाँ पर अपने हाथों से, ओके, ये सपोज कर लो हाथ है, इससे अगर मैं दीवार पे हिट करूंगा तो एक्शन मेरे हाथ में, एक्शन ने दीवार पे किया, रिएक्शन मेरे हाथ पे मिला। ऑलवेज ऑपोजिट, अलग अलग होना चाहिए बॉडी, सेम बॉडी कभी भी नहीं होगा। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एंड देन न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्सेस, और ये दो सकते हो। okay. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है 5.2, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना, ले लिया? यस। और एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान। बुक का हेल्प मत लेना, खुद से सॉल्व करना, बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास थोड़ा फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फ्री बॉडी डायग्राम, जो इसके बाद आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे, देन आप लोग किसी भी लास्ट वाला हम एक बार फिर से एग्जाम का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर इसमें और इम्पल्स भी पढ़ेंगे सर। सर इसमें इस चैप्टर में हम लोग इम्पल्स भी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स खत्म होते ही फोर्स के बाद इम्पल्स पढ़ेंगे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इम्पल्स सिंपली, इसके बाद ही पढ़ेंगे हम। सर yes. सर मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रही हूँ सर, थोड़ा सा कर देंगे? संडे आओ सारे प्रॉब्लम्स लेके, संडे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे, अगर अभी पॉसिबल होगा मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओके ओके ओके, देन गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।